नमस्ते बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको आपके पाठ्यक्रम के विषय में बताया था कि आपके हिंदी विषय के अंतर्गत 3 प्रश्न पत्र होंगे और तीनों 50-50 अंकों के होंगे। कुल मिलाकर 150 अंकों का पूर्णांक। तो तीनों प्रश्न पत्र का हमने आपको पाठ्यक्रम बताया था कि प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको काव्य पढ़ने हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं, उनकी कौन कौन सी कविताएं पढ़नी हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके निबंध हैं, यानी गद्य विधाएं हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी जो जैसे संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत आदि इस तरह की छोटी छोटी गद्य विधाएं भी ठीक हैं। ठीक। और तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत ब्रज भाषा काव्य जो शीर्षक है उसके अंतर्गत आपको ब्रज भाषा का साहित्य है, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, यानी हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ। फिर इसके बाद में ब्रज भाषा का साहित्य, ब्रज भाषा के लोक साहित्य का जो विकास वो पढ़ना है आपको। और इसके पश्चात में जो ब्रज भाषा के प्रमुख कवि हैं उनके कुछ रचनाएं हैं, उनके ब्रज भाषा में उनकी व्याख्या आदि आपको विस्तार से पढ़नी है। ठीक। तो आज हम शुरू करते हैं तृतीय प्रश्न पत्र से कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा का विकास और उद्भव कैसे हुआ। तो शीर्षक है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। ठीक। चलिए देखते हैं कि प्राचीन काल में कौन सी भाषा थी, फिर उसके पश्चात कौन सी भाषा आई, फिर कौन सी, इस तरह से कैसे क्रमिक रूप से विकास हुआ और हिंदी का विकास कैसे हुआ, मतलब कब कहां तक हिंदी कब तक आई। ठीक। तो देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है। इसकी जो समय सीमा थी या जो इसका समय था, काल था, वो था 2400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जो था वो 2 भागों में विभाजित हुआ। पहली थी आपकी कौन सी, वैदिक संस्कृत, और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। यानी प्राचीन काल में सबसे प्राचीन काल में कौन सी भाषा थी, संस्कृत। और संस्कृत भी वो 2 भागों में विभाजित थी। वैदिक संस्कृत, वैदिक मतलब जो वेदों और शास्त्रों आदि की भाषा थी। फिर इसके बाद में लौकिक संस्कृत, जो आम जनमानस के तमाम जो साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए। ठीक है। तो जो वैदिक संस्कृत की, अब देखिए वैदिक संस्कृत की जो समय सीमा है वो क्या होगी, 2400 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और इसके पश्चात में लौकिक संस्कृत की हो जाएगी क्या, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक। यानी प्राचीन भारतीय आर्यकाल की जो भाषा थी वो 2400 से 500 तक। तो जो इसके 2 भाग हुए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृति, वो इसी के अंतर्गत रहेंगे ना। तो देखिए वैदिक संस्कृत की जो प्रारंभिक सीमा वो 2400 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृत की जो अंतिम सीमा है वो 500 ईसा पूर्व है। ठीक।
तो इसके पश्चात में फिर आपका आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसकी जो समय सीमा थी वो क्या, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा काल, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल था, इसका विभाजन हुआ, ये 3 भागों में विभक्त हुआ। कौन कौन? पहला पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक। अब इस पाली को प्रथम प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। प्रथम प्राकृत, और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत। ठीक। और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत। अब इसकी समय सीमा क्या है? पाली की 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और द्वितीय प्राकृत यानी प्राकृत की समय सीमा हो गई 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक। और अपभ्रंश की समय सीमा क्या हो गई? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल की समय सीमा क्या थी? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। और इसके जब 3 भाग हुए तो इन तीनों जो काल थे, पाल, प्राकृत और अपभ्रंश, या प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, इनका जो समय था वो कितने वर्षों का रहा? 500 का। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और द्वितीय प्राकृत की 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और तृतीय प्राकृत की 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक। इसके पश्चात में फिर आपका आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। इसकी समय सीमा है क्या? 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक। तो विकास कैसे हुआ भाषा का? देखिए, पहले थी वैदिक, वैदिक से आ गई लौकिक, लौकिक से आ गई पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, और इस अपभ्रंश से भी कुछ अपभ्रंश आए, और उसके पश्चात में हिंदी भाषा का विकास हुआ। ठीक। तो देखिए कौन कौन से अपभ्रंश थे। सबसे पहले सौरसेनी अपभ्रंश। कौन? सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक। इस सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषाएं आई? 4 उपभाषाएं। पहली पश्चिमी, क्या? पहली पश्चिमी उपभाषा, ये उपभाषाएं हैं। पहाड़ी उपभाषा, राजस्थानी उपभाषा, और गुजराती उपभाषा। ठीक। इसके पश्चात में सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चात में आया क्या? मागधी अपभ्रंश। इस मागधी अपभ्रंश से
ही 4 उपभाषाएं निकली। कौन कौन से? बिहारी उपभाषा है, असमिया उपभाषा, बंगला उपभाषा और उड़िया उपभाषा। ठीक, मागधी अपभ्रंश हो गया। अब मागधी अपभ्रंश के बाद में आया आपका अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। इस अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ। किसका? पूर्वी हिंदी उपभाषा। ठीक, अर्धमागधी के पश्चात में फिर आया पैसाची। पैसाची से 2 उपभाषाओं का विकास हुआ, लहेंदा और पंजाबी। ठीक, फिर आता है आपका पैसाची के बाद में आता है ब्राचड़। ब्राचड़ अपभ्रंश। इस ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी उपभाषा का विकास हुआ। किसका? सिंधी उपभाषा का। और ब्राचड़ के पश्चात में आया महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इस महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी उपभाषा का विकास हुआ। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ? जो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास कि पहले कौन सी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत क्या हमने बताया? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ठीक, उसके पश्चात में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसकी समय सीमा थी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। उसके पश्चात में जो मध्यकालीन आर्य भाषा काल था, भारतीय आर्य भाषा काल, वो 3 भागों में विभक्त हुआ। कौन कौन से? पहला पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। पाली को प्रथम प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा गया। ठीक, इसके पश्चात में फिर आपका आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से अब तक, ये हमने बताया आपको। ठीक, अब उस अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से ही हिंदी का विकास हुआ। ठीक, तो जैसे कि हमने बताया आपको कि सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी और गुजराती 4 उपभाषाओं का विकास हुआ। मागधी से बिहारी, असमिया, बंगला और उड़िया। अर्धमागधी से पूर्वी उपभाषा का, पैसाची से लहंदा और पंजाबी का, ब्राचड़ से सिंधी उपभाषा का और महाराष्ट्री से मराठी उपभाषा का विकास हुआ। तो इसके पश्चात में फिर आपको आपके पाठ्यक्रम में जो है वो पढ़ना क्या क्या है आपको, कि जो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई भाषाएं कौन कौन सी उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा, ठीक, राजस्थानी हिंदी उपभाषा और पहाड़ी हिंदी उपभाषा, ये आपको सौरसेनी के अंतर्गत है। तो ये आपके पाठ्यक्रम में है। फिर है मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत क्या है? बिहारी हिंदी उपभाषा। ठीक, अर्धमागधी के जो अपभ्रंश उसके अंतर्गत कौन सी उपभाषा है? पूर्वी हिंदी
उपभाषा, ठीक है, पूर्वी हिंदी उपभाषा। यानी आपको ये 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन? पश्चिमी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी उपभाषा, बिहारी हिंदी उपभाषा और पूर्वी हिंदी उपभाषा। इन 5 उपभाषाओं की जो बोलियां हैं उनके विषय में आगे पढ़ना है। उनके जो बोलियों के क्षेत्र हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक। तो इतना आज हुआ, बस आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में हम आपको इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं और उनका जो क्षेत्र विस्तार है, किन किस क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, वो अगली क्लास में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।